नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। उत्तर प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर 7वां और आखिरी दौर का मतदान आज हुआ। इसमें प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के जिलों में भी वोटिंग हुई है। इसके अलावा मऊ, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, जौनपुर जिलों में वोट डाले गए हैं। पूर्वांचल का ये इलाका लखनऊ की गद्दी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। अब तक की जो वोटिंग है उसमें शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं नजर आया है। खास करके वाराणसी में शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह नजर नहीं आया वोटिंग को लेकर। और जो आंकड़े आए हैं उसमें वोटिंग में गिरावट ही है अगर पिछले चुनाव की तुलना में देखा जाए तो। और 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो भी 46% की वोटिंग उसमें दिख रही है, कुल जो एवरेज वोटिंग है। इस आखिरी दौर के लिए वैसे प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले 4 मार्च को मिर्जापुर में एक रैली की और उसके बाद वाराणसी में बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने के लिए उन्होंने एक बड़ा रोड शो किया। 3 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में काफी भीड़ वहां पर नजर आई। वाराणसी में मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से भी विशेष निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसमें एक अनोखा संदेश छपा। आमंत्रण पत्र जो था उसमें लिखा गया, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण मतदाता तुम्हें बुलाने को, 7 मार्च को भूल न जाना वोट डालने आने को। आखिरी दौर के पहले सभी पार्टियों ने जी जान से वोटरों को हर तरह से लुभाने की कोशिश की है। बड़े बड़े नेताओं के एक के बाद एक रोड शो हुए हैं। जौनपुर में 5 तारीख को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जौनपुर में एक विशाल रोड शो किया है। आखिरी फेज की वोटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने पूजा की और इसके बाद वो गौशाला भी गए गायों को कुछ खाना खिलाने के लिए। पिछली विधानसभा में इन 54 सीटों में, यानी कि जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई है उनमें से आधी से ज्यादा 36 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की थी। आज आखिरी दौर की वोटिंग के बाद कई एजेंसियां अपने एग्जिट पोल जारी करेंगी। ये एग्जिट पोल जल्द ही आने वाले हैं, जिससे ये अनुमान मिलेगा कि यूपी में योगी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश 5 साल बाद सत्ता में लौटेंगे। उत्तर प्रदेश में वैसे अब तक एक बात पर ज्यादातर राजनीतिक प्रेक्षक सहमत लगते हैं कि इस बार का चुनाव सीधे सीधे योगी बनाम अखिलेश है, यानी कि बाइपोलर चुनाव है। लेकिन अगर ये इससे बढ़ जाता है तो फिर तस्वीर कुछ और होती है, यानी कि बाइपोलर अगर नहीं रहता है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस अब तक सरकार बनाने के खेल में नजर नहीं आ रहे हैं। एग्जिट पोल के पहले सभी नेताओं ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार को पटरियों से उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीट सपा गठबंधन जीतेगा। गाजीपुर में सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशुओं की वजह से योगी सरकार जा रही है। भाजपा ने दलितों, पिछड़ों के साथ छल किया है, जिसका फल उसे मिलेगा। मुलायम, शिवपाल और अखिलेश के बंगलों की सफाई शुरू हो गई है। 10 तारीख को गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। तो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं एग्जिट पोल के पहले। और यूपी के अलावा उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के एग्जिट पोल के नतीजे भी जारी किए जाएंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिलेगा, ये तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए यहां पे आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त और उत्साहित नजर आती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल कर यहां सरकार बनाई थी। और आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। ये मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर हुई। इसके अलावा उत्तराखंड में क्या पुष्कर सिंह धामी सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ जाकर कुर्सी अपनी बचा पाएंगे, या क्या यहां आप यानी आम आदमी पार्टी की कोई घुसपैठ होगी, या फिर कांग्रेस कुछ चौंका सकती है। तो ये तमाम बातें हैं जो अब तक चुनाव अलग अलग फेज में हुए, जिसमें सबसे लंबे चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए 7 फेज में, जिसका आज आखिरी
आज आखिरी दौर की वोटिंग जो है वो हुई है, चल ही रही है अभी। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए इस पर मौजूद हैं कई मेहमान। सत्यपाल जैन हैं, बीजेपी नेता, भुवन जोशी भास्कर सपा प्रवक्ता हैं, रागिनी नायक है प्रवक्ता कांग्रेस, और हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार। हेमंत जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। एक पत्रकार के तौर पे अगर आप बड़ी तस्वीर देना चाहें, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, तो क्या मुद्दे उत्तर प्रदेश चुनाव में रहे? अब जो इलाके में आज चुनाव हो रहा है वो बहुत अहम माना जाता है हमेशा से। यहाँ पे जो अच्छा करेगा, लखनऊ की गद्दी तक पहुंचना उसके लिए आसान होता है। आपका ओवरऑल क्या आकलन है? नगमा जी, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बाइपोलर चुनाव है। देखिए, 403 सीटों वाले प्रदेश के अंदर, इतने बड़े प्रदेश के अंदर, अगर किसी पार्टी को, फॉर एग्जांपल बसपा है, 20, 22, 25 सीट आ भी जाए तो उसको ट्रायंगुलर नहीं कह सकते। असली मुकाबला सीधे सीधे अखिलेश बनाम योगी का है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक बाकी स्टेट्स के एग्जिट पोल्स की बात की आपने, पंजाब के अंदर थोड़ा सा मुझे खतरा वहां पर यह है कि पिछले चुनाव का अगर आप ध्यान करें 2017 में, तो भी आम आदमी पार्टी का हम सब लोग यही आंकलन लगा रहे थे कि बहुत अच्छी सीटें आने वाली है, ये है, और आखिर में जाकर उनके सारी 20 पर सिमट गई। लेकिन इस बार स्थिति जो पंजाब के अंदर है, पंजाब में हंग असेंबली के चांसेस मुझे नगमा जी ज्यादा लगते हैं, और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा कारण नवजोत सिंह सिद्धू है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में पूरा फिएस्को क्रिएट किया कांग्रेस पार्टी के लिए जी। तो पंजाब की स्थिति ये लगती है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती है किसी कारण से, तो वो उनका अपना कुप्रबंधन होगा, वो उनकी अपनी दूरदृष्टि का अभाव होगा। अदरवाइज उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से भाजपा ने 3 बार मुख्यमंत्री बदले, और जो सारे इनकम्बेंसी तभी बदले गए बार बार मुख्यमंत्री जी हाँ। तो और वहां तो सिटिंग मुख्यमंत्री के हारने की परंपरा रही है, चाहे वो हरीश रावत रहे हो, चाहे भुवन चंद्र खंडूरी रहे हो। हरीश रावत तो दोनों सीटों से हार गए थे पिछली बार 2017 में, आपको याद हो तो यहां तो 3 चीफ मिनिस्टर आपने बदल दिए। गोवा के अंदर कांग्रेस के जो चांसेस हैं वो बेहतर लगते हैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे। आज की तारीख में ये कहना मुश्किल है बिना चुनाव के परिणाम के और एग्जिट पोल के उसके हिसाब से भी, ठीक है, कि वहां पर क्लियर मेजोरिटी किसी की आएगी। हाँ, आपने एक बड़ी तस्वीर दी। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है सभी राज्यों में? 5 राज्यों की आपने बात की। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। पहले उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, आपने एक बड़ी बात कही जो ज्यादातर लोग इस बात पर अभी तक सहमत नजर आते हैं कि यहाँ पे जो मुकाबला है वो बाइपोलर है। ये अखिलेश यादव बनाम योगी का ही मुकाबला है। रागिनी नायक, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभी तक कांग्रेस और बसपा जैसा कहा जा रहा है, मुझे मालूम है कि आप कहेंगे अभी एग्जिट पोल भी नहीं आया है, नतीजे आएंगे वो कुछ और हो सकते हैं, चौंकाने वाले होंगे, पर आप लोगों का जो इंटरनल असेसमेंट है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहां खड़ी है? नगमा जी, क्योंकि आज सारे चुनाव का आखिरी चरण है और चुनाव की एक तरीके से समाप्ति है और हम नतीजों की तरफ अब हम रुख कर रहे हैं, तो मैं शुरुआत में तो ये कहना चाहती हूँ कि 10 मार्च की 2022 की जो तारीख है वो भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक तारीख होने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि 10 मार्च से न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ने वाली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी का दम है उसका राजनीतिक पतन भी शुरू होने वाला है। आप ये उत्तर प्रदेश के मद्देनजर कह रही हैं या आप इसमें पंजाब भी शामिल कर रही हैं? मैं 5 राज्यों की बात करती हूँ। तो आप कह रही हैं कि सभी जगह पर 5 राज्यों में बीजेपी की नींद हराम होने वाली है। यूपी में कांग्रेस कहां खड़ी है? यूपी में मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं वही बता रही हूँ। तो उत्तराखंड में जो 4 धाम 4 काम का नारा था कांग्रेस पार्टी का, वो कुछ इस तरह से गूंजा कि जनता ने पूरा मन बना लिया कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली सरकार, एक ऐसी सरकार जो कोरोना में मरते हुए लोगों के बीच में भी कुंभ में टेस्टिंग घोटाला कर रही है, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार को बाहर करना है, और ये भी सुनिश्चित करके बता दिया कि डबल इंजन की सरकार असल में उत्तराखंड में डबल फेलियर की सरकार साबित हुई। मैं गोवा की बात करती हूँ क्योंकि मैं उत्तराखंड की स्टार कैंपेनर थी, इसलिए मैं आज दावा करके जाती हूँ कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। हेमंत जी को लगता है इसमें थोड़ा सा संशय है, मैं उनका संशय दूर करती हूँ। गोवा में भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए एक भी गोवन का मन नहीं माना है। मैं गोवा में भी प्रचार कर रही थी, मैं धरातल की बात आपसे करती हूँ। 30% की कमीशन खोर सरकार के खिलाफ, खनन माफियाओं के बलबूते पे चल रही सरकार के खिलाफ, बेरोजगारी और महंगाई को चरम पर पहुंचाने वाली भाजपा की सरकार के खिलाफ पूरी गोवा की जनता खड़ी थी। हाँ, आम आदमी पार्टी ने कोशिश जरूर की कि भाजपा की मदद वहां पर करे और कांग्रेस के वोट कटे,
पर ऐसा हुआ नहीं। जल्दी से पंजाब पर भी एक मैं टिप्पणी देना चाहती हूँ कि पंजाब में भी असल में आम आदमी पार्टी थोथा चना बाजे घना है। पिछले चुनाव में भी ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और हुआ ऐसा कि 19-20 सीटों पर सिमट कर रह गए। इस बार इससे भी ज्यादा दुर्दशा होने वाली है क्योंकि खालिस्तानी समर्थक और अराजक तत्वों को पंजाब की जनता पूरी तरह से आप कह रही है कि पंजाब में कांग्रेस अपने परफॉर्मेंस को दोहरा सकती है, करती है वोट बांटने का काम। वही पंजाब में ये हिंदू और सिख को लड़ाने का काम कर रहे थे। ये होगा नहीं, हमारी सरकार बनी। ठीक है। उत्तर प्रदेश पर आपने ज्यादा अभी नहीं कहा, लेकिन आपने ये दावा किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश पर भी जोड़ दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश का नैरेटिव सुधारने का काम प्रियंका गांधी ने किया है और महिलाओं की, देश की, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को कम कर नहीं आंकना चाहिए। आप बाइपोलर बताना चाहते हैं, बताइए, लेकिन मोदी योगी के व्यक्तिवादी नैरेटिव को, मुस्लिम यादव के जातिवादी नैरेटिव को महिला और यूथ पर लाने का काम जो प्रियंका जी ने किया है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बात और बहुत आपने ईमानदारी से ये बात रखी है रागिनी नायक, बहुत आपने ऑनेस्टली ये बात बताई है कि कम से कम नैरेटिव को बदलने का काम प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में किया है। ये आप दावा नहीं कर रहे हैं वहां सरकार का, हालांकि आपने ये कहा कि पंजाब में आपको उम्मीद है, उत्तराखंड में उम्मीद है, पर उत्तर प्रदेश में सत्यपाल जैन, अगर ये योगी बनाम अखिलेश है भी मुकाबला, तो जो जातिवादी नैरेटिव है, मुस्लिम यादव का नैरेटिव है, वो उन तमाम चीजों को छोड़कर कांग्रेस ने एक नए मुद्दे यहां पे रखे और फोकस जो है वो महिलाओं पर, युवाओं पर, रोजगार पर रखा। सत्यपाल जैन, ये मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच बताया जा रहा है, हालांकि अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया एग्जिट पोल के पहले ही कि 300 से ऊपर उनकी सीटें आ रही हैं और वहां से तमाम तरह के बयान आए। वो तो एक अलग बात है कि सभी पार्टियां अपने अपने दावे करती हैं सरकार बनाने के, पर इस समय आप लोगों को, आपकी तो सीटों में घाटा हुआ ही हुआ है क्योंकि पिछली बार आप लोगों का प्रदर्शन इतना अच्छा था, तो सीटों में कमी होगी, नुकसान होगा इस इलाके में जो अभी चुनाव हुए हैं वहां पे भी, बावजूद इसके आपको उम्मीद है सरकार बनने की? देखिए, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने सारी बातें कही हैं, ये सारी बातें चुनाव प्रचार में निरंतर ये हर राज्य में कमोबेश इसी लाइन पे करते आए। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आप चुनाव प्रचार के दौरान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के बाद और मतगणना के बीच में अपनी एक असेसमेंट, आकलन के विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं जी। इसलिए मेरा एक तो निवेदन यह है कि जब इस चर्चा में, गंभीर चर्चा में आप भाग लेते हैं, अगर वही सारी बातें दोहराने लगे तो मैं भी वो दोहरा सकता हूं, आतंकवाद, असुरक्षा, ये वो सारा, उससे कोई परिणाम निकलेगा नहीं। देखिए, हर चुनाव के अंदर एक जो चुनाव प्रचार होता है, जो अपरेंट होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, जो आपको नजर आता है, झंडे लगे हैं, बैनर लगे हैं, नेता जा रहे हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो सामने नजर आता है। दूसरी होती है अंडर करंट, जो आम जनता के अंदर चर्चा का विषय होता है। जैसे हेमंत खत्री जी ने कहा, वो कई बार सरफेस पे आता है, कई बार सरफेस पे नहीं आता। मैंने 1977 का चुनाव लोकसभा का इमरजेंसी के बाद, जब श्रीमती इंदिरा गांधी भी हार गई थी और स्वर्गीय संजय गांधी भी हार गए थे, मैं उस समय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा था। हम सारा दिन देख रहे थे कि लोग आने वाले कांग्रेस के बेंचों पर बूथों पर जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, उन्हीं का प्रचार हो रहा है। लोग जनसभाओं में आने से डरते थे, लेकिन जब परिणाम निकला तो परिणाम बिल्कुल ही कांग्रेस के विरोध में श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी हार गए। तो ये दूसरी लहर होती है, अंडर करंट, जो कई बार कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या जर्नलिस्ट समझ पाते हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। अपेरेंटली समाजवादी पार्टी बाकियों से अधिक सक्रिय नजर आई। और मैं अगर एक बात कहूं, मेरी बात का बुरा न बनाए कांग्रेस की प्रवक्ता, यानी कांग्रेस तो कंटेस्ट में है ही नहीं, है तो सभी मान रहे हैं लगभग। आपने नई दिशा देने की कोशिश की, आपने नए इशू बनाए, आपने ये किया, आपने यू किया, बट परंतु लेकिन यूपी में वो कह रही हैं, यूपी में, बाकी राज्यों में तो उनको उम्मीद है, पर यूपी में अगर वो नहीं, बाकी में नहीं, मैं आपको एक-एक करके गिनाता हूं। कोशिश की, उत्तर प्रदेश में, क्रेडिट तो उन्हें देंगे। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आज कितनी सीटें आएंगी ये कहना किसी ज्योतिष का काम हो सकता है। हर आदमी कहता मेरी सरकार आ रही है, मेरी 300 सीटें आ रही है। जहां तक पंजाब का ताल्लुक है, वैसे तस्वीरें ये भी आ रही हैं और खबर ये भी आ रही है कि बंगले की सफाई होने लगी है शिवपाल यादव के, मुलायम सिंह यादव के। कौन रोकता है? बंगले को सफाई करने से कौन रोकता है? आपने बंगला खाली करना है, छोड़ के जाना, तो अच्छे आदमी को नया मिल जाएगा। एक सेकंड और, पंजाब में कांग्रेस का कोई चांस नहीं है।
पंजाब में कांग्रेस का कोई चांस नहीं है, गोवा में कांग्रेस का कोई चांस रागिनी नहीं है। में वापस आऊंगी आपके जवाब पे, नहीं है। लेकिन सपा के प्रवक्ता भुवन जोशी भास्कर भी हमारे साथ मौजूद हैं और दावा अखिलेश यादव ने भी किया 300 सीटों के ऊपर उनकी सीटें आ रही हैं। बंगले की सफाई होने की बात हो रही है। यहाँ पे बीजेपी का कहना है कि बहरहाल सरकार जो है वो भाजपा की बनेगी, मुकाबला जो है वो द्विपक्षीय है। अभी भुवन जोशी, मुझे लगता है कि 2022 के चुनाव की जब भी चर्चा होगी तो इसे याद किया जाएगा, क्योंकि आपने सबने पढ़ा है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, और हमने इस देश में भारत के नीरो हमारे माननीय प्रधानमंत्री को देखा है कि जब यूक्रेन में हमारे बच्चे, हमारे नौनियाल, हमारे भविष्य फंसे थे तो वो डमरू बजा रहे थे। तो नहीं, ये बहुत देखिए देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी आपत्तिजनक बातें मत करिए। आप अपनी बात करिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। आप ये किस आधार पे कह सकते हैं? लगातार इवैक्यूएशन का काम वहां पर से चल रहा है, छात्र वापस आ रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम है रागिनी 1 मिनट रुक जाइएगा। भुवन जोशी को अपनी बात पूरी करने दीजिए और उसके बाद उसका जवाब दे रहे हैं सत्यपाल जैन। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा इस बार साफ पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। जो ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, उसके बाद हमारे लिए पार्टी है और उसके बाद पर्सन है, ये पर्सन की ब्रांडिंग करते रहे, ये उसके बाद पार्टी को, अपनी भारतीय जनता पार्टी को चमकाने में लगे रहे, लेकिन नेशन इन्होंने थर्ड कर दिया और नेशन की जो समस्या को छोड़कर प्रधानमंत्री जी लगातार चुनावों में बिजी रहे। ये देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक लगातार 5 साल विपक्ष की भूमिका को अदा किया है। एक ब्रेक ले रही हूं मैं इस समय और वापस लौटेंगे। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आना पड़ा उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो इतना व्यस्त रहे कि उन्होंने बाकी मुद्दे जो हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, ये आपका आरोप है। हालांकि जो आपने इवैक्यूएशन की, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की बात उठाई है, उस पर मुझे नहीं पता कि आपका ये कहना कितना सच होगा या कितना इसमें तथ्य है। लगातार इवैक्यूएशन स्टूडेंट्स के वहां पर से होते रहे हैं, तो ये जो आरोप है वो किस आधार पे आप लगा रहे हैं? पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद हम लौटेंगे इस चर्चा पे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन पहले भी वहां पर जबरदस्त वैसे रोड शो किया है। प्रधानमंत्री को बार बार उत्तर प्रदेश जाना पड़ा है, इसके बावजूद क्या इस बार वहां पर योगी सरकार वापस बनेगी और बाकी राज्यों में क्या होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं 5 की बात में। तो चर्चा कर रहे हैं हम 5 राज्यों के चुनाव पे और एग्जिट पोल भी आज आने वाले हैं, लेकिन खास तरह से उत्तर प्रदेश पे भी बात हो रही है। और भुवन जोशी भास्कर जो सपा के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री ने नेशनल मुद्दों पर ध्यान नहीं दी। वैसे भुवन जी, 19,000 छात्र जो हैं वो वापस आए हैं, इवैक्यूएशन जो हो रहा है वहां से, तो इसलिए शायद आपके इस बात पर और भी तमाम तरह के लोगों की अलग अलग राय होगी। पर हेमंत अत्री, आपको क्या लगता है जो बहुत सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठे, यूक्रेन तक क्या एक मुद्दा वहां पे बन गया है जिसपे वोट मांगे जा रहे हैं या वोट पड़े होंगे? नगमा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप चुनाव का विश्लेषण करते हैं तो मैं एक बड़ी आपके सामने जानकारी लाना चाहूंगा। देखिए, सियासत में इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण रोल करता है। 1985 से लेकर के और आज तक किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट ने वहां पर रिपीट नहीं किया है शासन। एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं पिछले 37 साल में। नंबर 1। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में 2007, 2012, 2017 में स्पष्ट जनादेश दिया गया है। कोई भी मिक्स्ड वो नहीं है, कोई हंग असेंबली नहीं आई है। 85 से 2 के बीच में 1-2 बार ऐसा हुआ कि हंग असेंबली आई है। अब जो आपने बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो यूक्रेन के अंदर जो छात्रों का इश्यू था, नगमा जी, विषय एक नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विषय, और जब धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हो पाया तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कोई अगर मसला है तो वो है यूथ की डेस्परेशन। अगर आप 2017 का चुनाव देखेंगी तो सबसे ज्यादा यूथ ने ही बीजेपी का झंडा उठा करके उनको ऐतिहासिक जनादेश दिया था, इसमें किसी को शक नहीं है। उसमें धार्मिक ध्रुवीकरण था, एक पक्ष था, लेकिन इस बार जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर वो है यूथ का डेस्परेशन, बेचैनी। चाहे वो बेरोजगारी के कारण है, चाहे वो परीक्षाएं न होने के कारण है। यूक्रेन का मुद्दा एक तात्कालिक मुद्दा बना कुछ हद तक, और खासतौर पे कुछ वीडियो भी वायरल। सत्यपाल जी, लेकिन अगर सत्यपाल जी, ये जो हेमंत अत्री कह रहे हैं कि यूथ के एस्पिरेशंस जो हैं, कितना भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई पर वो हो नहीं पाया, और दरअसल जो जमीन पे मुद्दे थे वो युवाओं के मुद्दे थे, रोजगार के मुद्दे थे।
और दूसरी अहम बात कि सरकार सिटिंग सरकार का रिपीट होना बड़ा वहां पे मुश्किल है। हर चुनाव में रोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे हर राज्य में हैं, हर चुनाव में हुए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। पर कोशिश तो कई तरह के मुद्दों को उठाने की हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा बहुत बड़ा वो भी था कि हमारी सरकार ने सुरक्षा प्रदान की, हमारी सरकार ने आम व्यक्ति का जनजीवन सरल बनाया है, हमारी सरकार ने जो लगातार दंगे होते थे, कहीं यहाँ दंगा हो रहा है, वहां दंगा हो रहा है, उनको समाप्त किया है। आम आदमी का जीवन महिलाओं को, ये आपका दावा है, पर सपा कुछ और कहेगी, रागिनी कुछ और कहेगी, कांग्रेस कुछ और कहेगी इस पे। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मैं सब बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सब अपनी अपनी बात करेंगे, यही मेरा कहना है, यही मेरा कहना है। एक हमारे पास समय बहुत कम है, रागिनी आपकी प्रतिक्रिया ले लें आप। एक मिनट रुकिएगा सत्यपाल जी। जी रागिनी। देखिए सत्यपाल जी मुझे तो बहुत प्रवचन दे रहे थे कि गंभीर बातें करनी चाहिए और अब मुद्दों की बातें क्या, चुनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन खुद बड़े हास्यास्पद तरीके से केवल इतिहास के पन्ने पलटते रह गए। ये सुरक्षा की बात आप कीजिएगा हाथरस की बेटी की मां से, आप कीजिएगा उन्नाव की बेटी की मां से जिसे हमने प्रत्याशी बनाया, आप कीजिएगा रितु सिंह से सुरक्षा की बात जिनके दिन दहाड़े पल्लू तक खींचा गया जब वो अपना नामांकन पंचायती के चुनाव में दर्ज कराना चाह रही थी। आप कीजिएगा लखीमपुर खेरी में ये सुरक्षा की बात जहां पर नरसंहार किया जाता है किसानों का और मंत्री को के बेटे का नाम आने के बाद मंत्री को अमित शाह अपने बगल में खड़ा करके रखते हैं। तो इन बातों से आप चर्बी की बात करते रहे, गर्मी की बात करते रहे, कांग्रेस पार्टी ने भर्ती की बात की है। तो ये गर्मी और ये चर्बी और ये सब जो मुद्दे उठे हैं, तमाम सवाल यही है कि इन मुद्दों का क्या असर पड़ा, और ये जो असली मुद्दे थे, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उन्नाव हो, चाहे लखीमपुर हो, उनका कितना असर पड़ा है वोटरों के मन पे, वोटरों के जो वोटिंग का पैटर्न है उस पे ये देखना होगा। कुछ ही देर में एग्जिट पोल आएंगे, एग्जिट पोल जो है वो आखिरी नतीजे तो नहीं होते, वो तो 10 तारीख को इंतजार आपको करना ही पड़ेगा, पर एक तस्वीर कुछ साफ होगी। शुक्रिया आप लोगों का, हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त इतना ही वक्त है, तो 5 की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सारे दल महिला वोटरों से उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको क्या लगता है किसकी तरफ है महिला वोटरों का रुझान? हमने कू ऐप पर जाना आपकी राय और फिर 7वें चरण में मतदान कर रही महिला वोटरों से बात की। कू में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त गाजीपुर में और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि महिला वोटर कहां पर वोट दे रही हैं या उनका रुख क्या है। हम ये तो नहीं पूछ सकते आपने वोट कहां दिया, पर उनके मुद्दे समझ सकते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। और सारे राजनीतिक दल सब उम्मीद लगाए हैं महिला वोटरों से, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। उषा जी, आप वोट डाल के आई हैं, क्या मुद्दे हैं आपके, क्या चाहिए? मुद्दा तो यही है कि हर एक चीज खाने वाला चीज जो सामग्री है वो सस्ता हो जाए। महंगाई एक मुद्दा है आपके लिए, क्योंकि भले ही पुरुष कमाते हो, घर आप चलाती हैं। हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई है। सरसों का तेल महंगा हो गया है, हर एक चीज महंगा है। आपको लगता है कि सस्ता होनी चाहिए, महंगाई आपके लिए एक मुद्दा है। हमारे नाम साधना देवी है। साधना जी, वोट डाल के आई? नहीं, अभी नहीं दिया, जा रहे नंबर नहीं मिल रहा है। अच्छा ठीक है, जाएंगे वोट देने। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे यही है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी कैसे जिएंगे, खाएंगे। क्यों, सरकार राशन दे रही है? मुफ्त राशन मिल रही है, ये बात नहीं है, राशन मिल रही है। और तेल इतना महंगाई हो गई है कि मैंने गरीब आदमी को खरीदने में बहुत समस्या होती है। महंगाई एक बहुत मुद्दा है। हाँ, जो खासकर गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि 1000 रुपया हो गया है। 1000 रुपया बताइए हम लोग कैसे जिएंगे, खाएंगे। झाड़ू पोछा करके हम कमाते हैं, खाते हैं। अब 2000 रुपया में हम 1000 हम सिलेंडर को दे देंगे तो हम कैसे जिएंगे? हमें बच्चों की शिक्षा अच्छी से अच्छी हो, और क्या शिक्षा अच्छी हो। हाँ, चाहिए सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं, इतना सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। इतना सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं? नहीं। तो आप चाहते हैं बच्चों की शिक्षा और थोड़ी सुरक्षा और बेहतर हो? हाँ। माधुरी जी, वोट डाल के आई हैं आप, क्या मुद्दा है आपके? उहे आदमी चाहिए, अपने शहरे न चाहिए आदमी के, क्या चाहिए? सस्ता हो खो सामान, कुछ अपन आदमी जियो खाओ, ये को न चाहिए आदमी, क्या कहें? आप बताइए आपका नाम बताइए। बताओ नाम बताइए। नाम चंदा बरनवाल। बरनवाल जी, आप मिसेस बरनवाल, आप वोट डालने जा रही हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहती हैं बेहतर हो आपके लिए? महिला क्या सोच रही है? कमाते तो ये हैं, घर तो आपको चलाना होता है। बोलिए।
क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? बताओ। आप नहीं बोलेंगे, देखिए आपकी जगह सब लोग बोलने लग जाएंगे, आपकी बात ही नहीं समझ पाएंगे हम लोग। तो महिलाएं हैं, कुछ ग्रामीण महिलाएं बोलती हैं, कुछ नहीं बोलती हैं, हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं महंगाई का एक मुद्दा बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं सुरक्षा उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो ये कह पाना कि महिलाएं कहाँ वोट दे रही हैं ये नहीं कह सकते, 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल महिलाएं भी लगातार वोट कर रही हैं, कुछ अपनी बात बोल रही हैं और कुछ चुपचाप इशारे कर देती हैं। सहयोगी विनीत और सुनील के साथ गाजीपुर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के मतदान के बीच लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पर कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। गौरव पूछते हैं, क्या चुनाव की पूर्व संध्या पे वाराणसी में मोदी की मौजूदगी से हालात भगवा कैंप के पक्ष में मुड़ सकते हैं? समीर ठाकुर का सवाल है, क्या किसानों के मुद्दे के चलते यूपी इस बार बदलने जा रहा है? और इस वक्त उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के मतदान के साथ ही 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी विभिन्न चरणों में वोट डाले गए और इन सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च यानी कि गुरुवार को आएंगे। उससे पहले आज एग्जिट पोल के नतीजों से 10 मार्च में आने वाले असल नतीजों का रुझान पता चलेगा। कुछ देर में अलग अलग एग्जिट पोल पर आधारित पोल ऑफ पोल्स देखिए NDTV इंडिया पे।